हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अरबेस अकैडमी। तो गाइस, हमने क्वेश्चन नंबर 5 को बताना भूल गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम। तो गाइस, इसके पहले का वीडियो आपने देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कौन कौन सा आंसर सही है, कौन कौन सा आंसर गलत है। तो गाइस, इसमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो इसमें क्या दिया है? पहला, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का अगर आपने याद किया होगा तो जरूर लिखा होगा, अगर लिखे होंगे तो लिख कर आए होंगे। नंबर आपको पूरे भी मिल सकते हैं, आधे भी मिल सकते हैं, ठीक है। इसमें एक नंबर किस लिए दिया है गाइस? एक नंबर इसमें उनकी कृतियाँ के लिए दिया है, ठीक है। उनकी कृतियाँ मतलब रचना। अगर कृति भी दिया है तो उसको समझ लिए रचना पूछा है, ठीक है। और 2 नंबर किस पे दिया है? उनकी जीवनी पर। 2 नंबर किस पे दिया है? उनकी जीवनी पर दिया है गाइस, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए गाइस। जयशंकर प्रसाद का जन्म गाइस कितने मतलब कौन से वर्ष में हुआ था, कब मरे थे, ठीक है। अगर आप इनमें अगर मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको निबंध लिखने का ट्रिक ये है कि अगर आपको जन्म, जन्म स्थान और पिता, मृत्यु और किस युग के लेखक हैं, मतलब कौन कौन सी रचनाएं किए हैं, अगर आपको इतना सब याद होगा गाइस तो आप और कौन कौन से कॉलेज में पढ़े हैं, कितने दिन पढ़े थे, ठीक है। अगर आपको ये सब याद होगा तो आप आसानी से बनाकर कर सकते हैं, ठीक है। आप ज़रूर से, हमें भरोसा है आप पर कि आप ज़रूर से ज़रूर लिख कर आए होंगे, ठीक है। आपको नंबर पूरा मिलेगा। अब दूसरे नंबर पर आते हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है गाइस। तो चलिए हम बता देते हैं जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था गाइस? इनके पिता का नाम प्रसाद, श्रीदेवी प्रसाद था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1937 में। तो किस रोग के कारण इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, हमें बताइएगा। अगर आपको भी कमेंट पता है जयशंकर प्रसाद का जन्म तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगले नंबर पर क्या आते हैं? भगवत शरण उपाध्याय। तो हम बात करते हैं भगवत शरण उपाध्याय। तो इनमें भी वही ट्रिक है कि गाइस, अगर आपको जन्म स्थान, मृत्यु, पढ़ाई कहाँ तक किए हैं, कब किए हैं, ठीक है, अगर आपको इतना याद होगा तो आप आसानी से इसे भी कर सकते हैं। और इसके बाद आता है थर्ड नंबर पर क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें भी क्या होगा? जन्म स्थान, पिता, मृत्यु और भाषा, खड़ी बोली जो होगी इनकी, इनमें खड़ी बोली की प्रयोग किया गया है, ठीक है गाइस। रामचंद्र शुक्ल किसके लेखक थे, मतलब इनकी रचना कृतियाँ क्या हैं, यदि आप इनको लिखे होंगे, याद किए होंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। मतलब आप इसे, मतलब इनमें मेन पॉइंट है सिर्फ जन्म स्थान और क्या, खड़ी बोली, भाषा क्या हो गई, खड़ी बोली। तो इनमें आप क्या करेंगे? जन्म स्थान याद करेंगे, पिता का नाम, मृत्यु और इनकी माता का नाम, कौन से कॉलेज में पढ़े हैं, कौन से किसके मतलब क्या क्या इन्हें रचनाएं किए हैं। अगर आपको इतना याद होगा तो आप जीवन परिचय, चाहे काव्य का हो चाहे गद्य का हो, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब अगले नंबर पर क्या आता है? तो गाइस, अगले नंबर पर क्या आता है? ख नंबर, मतलब 5वें का ख नंबर में क्या दिया है? निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक कृति रचना का नाम लिखिए। तो इसमें क्या किया गया है गाइस कि सूरदास मतलब एक कवि हैं, काव्य के कवि हैं। तो सूरदास का जीवन परिचय लिखना है, सेम जैसे हमने इसमें बताया है ट्रिक की जन्म स्थान, जन्म स्थान, मृत्यु, पिता का नाम, माता का नाम और रचनाएं, ठीक है गाइस। तो एक बार ट्रिक और बता दें गाइस कि काव्य में जितने भी लेखक हैं, लेखक या लेखिकाएं, उनके जन्म में क्या है? मतभेद है, मतलब जन्म स्थान कोई भी हो सकता है, ठीक है गाइस। एक ट्रिक है। तो इनके जन्म में हमेशा मतभेद रहेगा, मतलब जन्म में कोई ये फिक्स नहीं रहेगा कि इनका जन्म इसी दिन हुआ था। जैसे मान लीजिए 1478 और किसी में 1578 दे दिया सूरदास का जन्म, और मान लीजिए रामनरेश त्रिपाठी का मान लीजिए 1869, 1526 किसी में दिया, तो जन्म में मतभेद है, ठीक है, जन्म स्थान में मतभेद है। और बाकी सब चीज़ इनमें सही रहेंगे, ठीक है। तो इनमें भी रचनाएं, कृतियाँ पूछता है तो उसको भी लिखना होगा। क्या पूछा है? निम्नलिखित में जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक कृति रचना का
नाम लिखे। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 की बात करते हैं, जो हमने अभी अगले वाले वीडियो में नहीं बताया, तो इस वाले वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो गाइस 10वें नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो, क्या लिखा है गाइस 10वें नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के संधि विच्छेद कीजिए। तो अगर आपने संधि विच्छेद पढ़ा होगा तो आपको आसानी से संधि विच्छेद आएगा। तो इसका देखिए संधि विच्छेद कैसा होता है, जैसे मातृ प्लस आज्ञा, मातृ धन आज्ञा दिया तो मात्राज्ञा, कौन सा संधि, इसमें संधि का नाम भी बताना है। देखिए यहाँ पर संधि का नाम दिया है, यदि आप संधि का नाम नहीं लिखते हैं तो आपको इनमें से आधा नंबर मिलेगा। तो मात्र आज्ञा, और कौन सा संधि है, यड़ संधि है। और क्या है, मधु धन अरि, तो क्या था, मध्वरी है, तो यहाँ पर भी यड़ संधि है। तो ली धन आदेश, लादेश हो जाएगा, तो यहाँ पर भी यड़ संधि है। इति धन अत्र, का है इत्यत्र, तो यहाँ भी क्या है, यड़ संधि है। तो जिनमें इसमें जितने भी हैं यड़ संधि हैं। तो गाइस इसमें क्या है, अब ख नंबर में क्या दिया, निम्नलिखित शब्दों के तृतीय विभक्ति एक वचन रूप में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए दिया है फल अथवा नदी, तो यहाँ पर फल का तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगा, फलन। और कौन सा तृतीय वचन है, एक वचन में, हमें एक वचन वाले में देखना है। अगर आप विद्या लिए होंगे तो आप उसमें देखेंगे फल अथवा नदी का तृतीय विभक्ति क्या होता है, फलेन, और नदी का तृतीय विभक्ति एक वचन वाले में क्या होता है। तो गाइस इस एक वचन कैसे बनता है, तो यहाँ पर देखिए जैसे दे दिया प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, ठीक है। अब यहाँ पर दे दिया एक वचन बहु जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, ठीक है। और यहाँ पर एक वचन बहुवचन, और क्या दे दिया, एक वचन द्विवचन बहुवचन यहाँ पर दिया रहता है। तो यहाँ पर एक वचन वाले में लिखा रहता है द्विवचन और बहुवचन वाले में। तो ये हमसे क्या पूछा है, तृतीय विभक्ति, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का हमने लिखा है। फल अथवा नदी का क्या पूछना है हमें, तृतीय विभक्ति एक वचन रूप में लिखना है, ठीक है। विभक्ति लिखना है, क्या मेन पॉइंट क्या लिखना है, विभक्ति। तो यहाँ पर फल का हो जाएगा फलेन, और नदी का हो जाएगा नदा, और मति का हो जाएगा मत्या, और मधु का हो जाएगा मधुना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ग नंबर में, निम्नलिखित में से एक धातु के लकार पुरुष तथा वचन है लिखिए। तो यहाँ पर अपठत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लट लकार और मध्य पुरुष, कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष है, और कौन सा वचन है, एक वचन है, ठीक है। अभी हमने बताया है जस्ट अभी आपको। तो हसी श्यावह का हो जाएगा, कौन सा लकार है, लिट लकार है, कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है, कौन सा वचन है, द्विवचन है। और पठताम का क्या हो जाएगा, लकार पुरुष और वचन प्रथम पुरुष, कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष, और कौन सा लकार है, विधिलिंग लकार, और कौन सा वचन है, द्विवचन है, ठीक है गाइस। अब लास्ट देखते हैं घ नंबर में क्या दिया है। घ नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद करना। तो कितने नंबर मिलेंगे हमें, पूरे 2 नंबर, सिर्फ 2 करना है हमें। जैसे सीता, इनमें से जो भी आता है आप करेंगे, ठीक है। जैसे सीता विद्यालय जाती है तो सीता विद्यालय गच्छामि, ठीक है, हमें वहाँ जाना चाहिए। वयम तत्र गच्छेव, मतलब हमें वहाँ जाना चाहिए। इसका संधि विच्छेद मतलब इसका अनुवाद क्या होगा, हमें वहाँ जाना चाहिए। हमें का क्या हो जाएगा, वयम, और तत्र का हो जाएगा वहाँ, और जाना चाहिए का हो जाएगा गच्छेव, ठीक है। और घर के चारों ओर पेड़ हैं। तो गाइस अगर आपको इसका आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको आता होगा तो जरूर किए होंगे। तो क्या हो जाएगा इसका कि गृह तब रक्षा समिति, ठीक है। और क्या हो जाएगा, बालक खेल रहे हैं तो बालकान क्रीडन्ति, बच्चे ये जरूर किए होंगे, ठीक है गाइस। ये वाला तो सभी को आया होगा। और क्या, ये वाला आप जरूर से जरूर किए होंगे, पक्का 100% की आप ये दोनों किए होंगे, ठीक है। आपको 2 नंबर मिल जाएगा पक्का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हमें निबंध लिखना है। तो गाइस निबंध मतलब खेलकूद का महत्व, मतलब खेलकूद के बारे में महत्व लिखना, खेलकूद का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हेडिंग बाय हेडिंग लिखना। जैसे खेलकूद का महत्व लास्ट में जरूर गाइस, इसमें लास्ट में क्या लिखेंगे आप, लास्ट में आप उपसंहार लिखना ना भूलेंगे। मतलब अगर आप हेडिंग बाय हेडिंग लिख रहे हैं तो उन सभी चीज़ों का कुल मिलाकर क्या मतलब निकलता है, आप उसे लास्ट में उपसंहार के रूप में लिखेंगे, ठीक है। ये हिंदी में निबंध लिखने का एक
ट्रिक होता है। तो स्वच्छता भारत अभियान पर भी आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, मतलब आपके सोशल में जाने माने चीज़ों का इसमें पूछा गया है, मतलब आपके डेली लाइफ में क्या चल रहा है उसके हिसाब से आपको निबंध लिखना है। तो यहाँ पर खेल कूद का महत्व आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। खेल कूद का स्वच्छता अभियान, आप स्वच्छता का पालन भी करते हैं। वर्षा ऋतु से मतलब जो बारिश होता है उससे हमारा वर्षा ऋतु से क्या लाभ है। तो भारतीय किसान का जीवन मतलब एक भारतीय किसान का जीवन कैसा होता है, आप उसे हेडिंग बाय हेडिंग बनाकर कर सकते हैं। अगर आपने किया होगा तो नंबर आपको 6 नंबर, कितने नंबर मिलेंगे? 6 नंबर। अगर आप हेडिंग करेंगे और अच्छे राइटिंग में करेंगे तो आपको नंबर ज़रूर मिलेगा, 6 में से 5 नंबर तो ज़रूर मिलेगा। तो अब अगले बात हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये हमारा जानते हैं सभी कि लास्ट में क्या पूछता है कि हमारे मिर्जापुर का खंड काव्य क्या है? ज्योति ज्वार है। तो मतलब जवाहरलाल मतलब नेहरू के बारे में हमें लिखना है। तो आप यदि जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानते हैं तो आप अच्छी तरह से हेडिंग बाय हेडिंग बनाकर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मिर्जापुर का है क्या है? जवाहरलाल नेहरू मिर्जापुर का, ठीक है। तुमुल खंड काव्य के मेघनाथ का अभिमान खंड, ये हमारा लोग का नहीं है, तो ये सब हम कट कर देंगे। ये जिस मतलब कंट्री का होगा, कंट्री नहीं मतलब जिस जिले का होगा, जिस यूपी बोर्ड का होगा उसके लिए है। हम अपना खंड काव्य दिखाते हैं आपको। तो गाइस ज्योति जवाहर फाइनली मिल गया। तो नंबर मतलब जो पीछे पेपर मतलब पेपर के पीछे लास्ट में दिया है ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए और ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। तो गाइस आप ज्योति जवाहर खंड काव्य की वस्तु किसके द्वारा लिखित है, मतलब किसके द्वारा लिखित है, किसके पक्ष में कहा गया है। तो आप ज्योति जवाहर मतलब खूब बढ़िया अच्छे से एकदम बनाकर कर सकते हैं। हेडिंग जरूर बनाइएगा, ठीक है गाइस। अगर आप कोई चीज़ निबंध भी लिख रहे हैं और उस कथा वस्तु खंड काव्य भी लिख रहे हैं तो आप हेडिंग बनाकर करेंगे तो आपको नंबर जरूर से ज़रूर मिलेगा। तो गाइस आपको हेडिंग भी हम बता देते हैं कौन कौन से हेडिंग लिखने होंगे। तो गाइस वो कौन कौन से हेडिंग है आपको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो मतलब ज्योति जवाहर हो जो किसके द्वारा लिखा गया था? श्री देवी प्रसाद। आपको याद होगा कि आप कक्षा 9th में पढ़े होंगे, ज्योति जवाहर आपको कक्षा 9 से ही याद करा दिया जाता है, ठीक है। मतलब कक्षा 10 की सारी बातें, थोड़ी बहुत बातें, बेसिक्स चीज़ें आपको 9th में ही सिखा दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें ज्योति जवाहर के आधार पर नेहरू जी का चरित्र चित्रण करना है। तो ये इसको किसने लिखा था? श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही ने लिखा था। किसने लिखा था? श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही ने लिखा था। तो इनमें से हम दोस्तों कैसे कैसे हेडिंग बनाकर कर सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र मतलब कई कई कंट्री को मिलाकर भी हम ज्योति जवाहर खंड काव्य को कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए पहला हेडिंग डालते हैं महाराष्ट्र, मतलब ज्योति जवाहर मतलब जो पंडित जवाहर नेहरू हैं, जो ज्योति जवाहर में पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, तो महाराष्ट्र में उन्हें क्या मतलब महाराष्ट्र उनके प्रति क्या आस्था रखता है, मतलब क्या भावना रखता है। तो राजस्थान किस लिए मतलब ज्योति जवाहर नेहरू जी को वहाँ पर राजस्थान में, जैसे मान लीजिए राजस्थान में जवाहरलाल नेहरू, राजस्थान में भी युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी मान लीजिए राजस्थान एक हल्दी घाटी, वहाँ पर युद्ध हुआ था। अब बात करते हैं गाइस कि वो मेन पॉइंट क्या है। तो गाइस ज्योति जवाहर खंड काव्य में एक हेडिंग बनाकर भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अलौकिक पुरुष और क्या गांधी जी से प्रभावित, ठीक है, ये सब क्या है? हेडिंग है। जैसे मान लीजिए राष्ट्र की भावना, नेहरू जी में राष्ट्र की भावना थी और क्या है? राष्ट्र के प्रति, अहिंसा के प्रति बल, ठीक है, और बच्चों के प्रति भी लगाव था उनको। तो ठीक है, यहाँ पर ये हेडिंग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर नीतिक एवं स्वाभिमानी और गौरवमयी अजीत के वास्तविक अधिकारी, मतलब इतना हेडिंग आप लिख सकते हैं। अपने मन में भी हेडिंग बनाकर कर सकते हैं। एक तरह से मान लीजिए कि ये आपको खुद ही करना है, मतलब खुद भी लिख सकते हैं। आपको विद्यार्थी से लिखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप नेहरू जी के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से ज्योति जवाहर कर लेंगे। तो गाइस अब वीडियो हुआ समाप्त। अब नेक्स्ट मतलब अगले पेपर मतलब साइंस के बारे में आपको
मिल जाएगा वीडियो। जिस दिन साइंस का पेपर होगा उसी दिन आपको साइंस की वीडियो मिल जाएगी। तो अगर गाइस साइंस का वीडियो मिल जाएगा तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। जैसे पॉलिटेक्निक का आंसर की चेक होता है, पेपर होने के बाद आता है, वैसे आपको बोर्ड के भी आंसर की मिल जाएंगे। तो आप उससे अपना नंबर का अंदाज़ा लगा सकते हैं, पेपर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो को सभी मतलब जितने भी क्लास 10 क्लास के स्टूडेंट हैं सभी के पास शेयर करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिए। यदि आपको इस पेपर में कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।